नमस्कार। 2013-14 से सुचारू रूप से चार चार यूपीटीए हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश में चल रही है। यूपीटीए यानी उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन। और ये डिवाइडेड क्यों है, डिवाइडेड होने के जो पॉसिबल रीजंस हैं उनको मैंने लिस्टेड किया है। जो भी मेरी छोटी एक रिसर्च थी उसके बेसिस पे जो भी फैक्ट्स आए मैंने उसको सभी के समक्ष साझा किया। फिलहाल आज सवाल कुछ डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ। एक लंबे 30 मिनट के वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कहा और लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया, मुझे काफ़ी फीडबैक भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लेकिन मुझे फीडबैक देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश के लीडर्स हैं उनको फीडबैक देना। इसीलिए मैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो लीडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं उनसे। और कुछ नए सवाल नहीं है, सवाल एक तरह से पुराने हैं। और ज़्यादा गहरा न बनाते हुए मैं इसे छोटा करना चाहता हूँ, शॉर्टकट में सबसे पूछना चाहता हूँ। और शुरुआत जो है कि मैं जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भारतीय ओलंपिक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी पाठक जी हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखा है, खेल मंत्री जो हमारे हैं, कि फेक इलीगल स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन जो देश में चल रही है उसके बारे में। ये अभी बस 29 जनवरी 2022 को लिखा गया चिट्ठी है, जिसमें साफ साफ लिखा है इन्होंने, डियर सर, आई एम डायरेक्ट टू इन्फॉर्म यू द स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशंस which is running illegally in the country of India. These organizations are working on swindling money from players and playing with the future of players. ये बहुत बड़ी लाइन है। स्विडलिंग का अर्थात होता है किसी को बेवकूफ बना करके पैसे ऐंठना, पैसे का चूना लगाना, जिसको हम एक देसी भाषा में बोलते हैं उस तरीके से। तो ये कहते हैं कि ये संस्थाएं, जो 21 संस्थाओं का इन्होंने नाम लिखा हुआ है, ये खिलाड़ियों को चूना लगा करके, खिलाड़ियों से पैसे ऐंठ करके, खिलाड़ियों को ठग करके चल रही हैं। ये उनके माध्यम से अपना पैसा कमाती हैं और अपना जीवोपार्जन या जो भी है अपनी संस्था चला रही हैं। और ये भविष्य के साथ खिलाड़ियों के खिलवाड़ कर रही हैं। आगे लिखते हैं, मेनी केसेस कंप्लेंट्स ऑफ चीटिंग हैव कम टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। वी रिक्वेस्ट यू दीज फेक एसोसिएशन फेडरेशन शुड बी बैन स्टॉप सून। बहुत सारी कंप्लेन आ चुकी है खिलाड़ियों के नुकसान को लेकर के इन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो जो हुआ है। तो ये लेटर दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश के जो लीडर्स हैं, यूपीटीए उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन, मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि ये 21 संस्थाओं ने ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आप लोग नहीं करते। आप में और उनमें क्या फर्क है? ये जो संस्था है कुछ वैसा ही तो आप भी काम कर रहे हैं। ये जो शब्द है स्विडलिंग, खिलाड़ियों से पैसे ऐंठना, किसी से किसी को ठगना, तो ये ठगने और ऐंठने का काम क्या उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन में नहीं हो रहा है? क्या जो है कि जिस प्रकार से ये संस्थाएं जो है कि ये सारी संस्थाएं भी रेफरी सेमिनार करा रही हैं, ये सारी संस्थाएं भी अपने अपने तरीके से जो है कि सो कॉल्ड ऑनलाइन चैंपियनशिप, सो कॉल्ड इंटरनेशनल इवेंट्स पार्टिसिपेट करा रही हैं। जो लीगल चैंपियनशिप है उस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करा रही हैं। तो आप लोग भी तो यही कर रहे हैं। पिछले साल इतने सारे जो WT के रिकॉग्नाइज्ड इवेंट थे, जिसके लिए स्वयं मैंने खुद से आप सभी के समक्ष रिक्वेस्ट रखा, क्या आप लोगों ने एक भी एथलीट को स्पॉन्सर किया? क्या आपने एक भी एथलीट को पार्टिसिपेट कराया? आप में और इनमें क्या फर्क है? अगर ईमानदारी से हम तुलना करें तो ये जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं उसी प्रकार से हमारे चार की चारों यूपीटीए भी काम कर रही हैं। उनमें और यूपीटीए में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ शायद नाम का हो सकता है कि ये संस्थाओं के नाम अलग अलग हैं, स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट गेम्स एंड एक्टिविटी फेडरेशन, और न जाने क्या क्या। तो और हमारा नाम है उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन। लेकिन काम तो सभी के सेम ही है। यहाँ पर भी ब्लैक बेल्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बड़े अमाउंट में। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, 150 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लैक बेल्ट सबको प्रोवाइड कर रही हैं, कुकी वॉन में रजिस्टर्ड। लखनऊ में खुद 3-4 हैं। और ये एग्जैक्टली हम अगर हर एक चीज का अवलोकन करें तो 2013-14 की बात नहीं, मैं 2004-5 से बात कर रहा हूँ, जब से मैंने खेलना शुरू किया था। और सबको मुझे लगता है याद होगा, जो भी पुराने लोग हैं सबको याद होगा, हर जिला से चंदा लगना, कि उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन ने हाथ खड़े कर दिए और सभी जिला संघों ने चंदा लगाया और
खिलाड़ी के कोच के ने चंदा लगाया था, यूपीटीए ने चंदा नहीं लगाया था। खिलाड़ी के कोच की मेहनत थी, उनको अपने बच्चे को भेजना था तो उन्होंने चंदा लगाया था। लेकिन यूपीटीए ने सिर्फ और सिर्फ हाथ खड़ा कर दिए थे कि हम हमारे पास पैसा नहीं है, हम टीम नहीं भेज सकते आगे, नेशनल फेडरेशन टीम नहीं भेज सकती। जबकि खुद मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, होपफुल इस बार भी है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये 23,09,525 रुपए का खर्चा दिखाया है एक साल के अंदर। तो 23,09,525 रुपए का खर्चा करने के बावजूद ये स्थिति होती है। ये 2013 की है, मैं बात 2014-15 की बात कर रहा हूँ, लेकिन बदला कुछ नहीं है। कितनी हास्यास्पद चीज है जहां पे ये कर्सर है। ताइक्वांडो वेलफेयर, मेरे को समझ में आज तक नहीं आया कौन सा वेलफेयर था, कौन सा वेलफेयर है ये। ऐसा कौन सा वेलफेयर है जहां पे आप इतने पैसे, 35,850 रुपए आपने खर्चा कर दिए, और एक लड़की, एक बच्ची जो फर्स्ट वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप से के लिए सेलेक्ट होती है लखनऊ से ही, आप लोग उसकी मदद नहीं कर पाए, एक पासपोर्ट नहीं बनवा पाए खिलाड़ी के लिए, वो मिस कर गई प्लेयर अपना चांस। तो आपके पास इसका क्या जवाब है? मेरा फिर से सवाल आप सभी के सामने बहुत ही क्लियर तरीके से है कि ये जो 21 संस्थाएं हैं जिनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा लिखा गया है केंद्रीय खेल मंत्री को कि इन सबको तुरंत बंद कर देना चाहिए, इससे खेल का बहुत नुकसान हो रहा है, खिलाड़ियों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप लोग इनसे क्या, कौन सा अलग काम करते हैं? आप भी तो कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों से, प्रशिक्षकों से पैसे लेने के बजाय कब आप लोगों ने उनको पैसे दिए हैं? ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि पिछले साल 2021 में, उसके पिछले साल 2020 में भी डब्ल्यूटी ने इतने सारे इवेंट्स कराए। डब्ल्यूटी यानी वर्ल्ड ताइक्वांडो, इस धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है जो पूरे दुनिया में ताइक्वांडो को कंट्रोल कर रही है। ऑनलाइन के माध्यम से कई जगहों पे कई सारे प्रॉपर इवेंट्स थे जहां पे आप लोग पार्टिसिपेट करा सकते थे, टीम को सपोर्ट कर सकते थे। बट आपने किसी एक जगह अगर सपोर्ट किया हो तो बता दे। कलर बेल्ट, ब्लैक बेल्ट का ये खेल कब तक चलेगा? कब तक आप लोगों से सिर्फ पैसे लेते रहेंगे? ये रेफरी सेमिनार कराना और यही सब एक्टिविटीज रिपीट करना, वो जो खर्चा था 23 लाख रुपए का कुछ, उस खर्चे में तो आप लोग खर्चा करते थे। आज तो कुछ खर्चा करते ही नहीं। खर्चा करने से तात्पर्य मेरा ये कि पहले खिलाड़ियों को फूड मिलता था, एकोमोडेशन मिलता था, अब तो आपने सबने बंद कर दिया। पहले फीस भी कम थी और अब आपने फीस भी बढ़ा दिया है। खैर, महंगाई भी बढ़ गई है, ठीक है, आपने जो भी समझ करके किया हो। लेकिन इन संस्थाओं में और आपके में क्या अंतर है? ये भी पैसे लेकर के खिलाड़ियों के लिए इसी तरह आप ही के जैसा काम करते हैं। अभी जैसे हाल फिलहाल कुछ महीने पहले लखनऊ में खूब चैंपियनशिप हुई, 1700 खिलाड़ी आए, 1800 खिलाड़ी आए, 2000 खिलाड़ी आए, आप ही लोगों ने मीडिया में बयान दिए। और आप लोगों ने जो पैसा चार्ज किया और क्या बच्चों के ऊपर खर्च किया, उनको एक मेडल दे दिया और एक सर्टिफिकेट दे दिया। एक नॉमिनल सा एक्सपेंस जो है रेफरीज के ऊपर कर दिया, बाकी डेकोरेशन के ऊपर आपने खर्च कर दिया, रेस्ट। कितना बढ़िया व्यापार है, कितना बढ़िया बिजनेस है। कोरोना में एक तरफ जहाँ सबका जो है कि नुकसान हो रहा है, वहां पे ताइक्वांडो में कोई नुकसान ही नहीं आई है। जो साल का टर्नओवर है वो बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। ये बड़ी तारीफ के काबिल की बात है। लेकिन सच्चाई यही है और सभी को जानने की इच्छा होनी चाहिए कि इन 21 ऑर्गेनाइजेशन में जिनका नाम यहाँ पे लिस्टेड है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा, इनमें और यूपीटीए में क्या अंतर है, क्या अलग काम है? आप लोगों ने स्टेट चैंपियनशिप किस लिए कराए? क्या आप जो स्टेट चैंपियनशिप चराए कराए, 1700 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट कराया किया, उनमें से किसी भी खिलाड़ी को आप सपोर्ट करेंगे? क्या 1700 खिलाड़ी जो आए उसमें 17 भी खिलाड़ी को चयनित करके आप इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराएंगे, उनको स्पॉन्सरशिप देंगे? आप में और बाकी लोगों में क्या अंतर है, यही जानना है। क्या आगे का आपका प्लान है? क्या आप एशियन गेम्स में टीम के लिए कुछ तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं? क्या आपके एजेंडे में है कि ठीक है लखनऊ में ही, मेरा आप सभी लोगों से सवाल है कि जब ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए इंडियन टीम का सिलेक्शन ट्रायल लखनऊ में हुआ, तो उत्तर प्रदेश से कोई खिलाड़ी क्यों नहीं एलिजिबल खिलाड़ी हुआ? और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन का कोई खिलाड़ी वहां क्यों नहीं पहुंचा? आप लोगों के पास कोई जवाब है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा 2014 से चार चार एसोसिएशन सिर्फ खिलाड़ियों के भले के लिए आप लोग चला रहे हैं, जैसा कि आप लोग कहते हैं? आप लोगों की सिर्फ एकमात्र उपलब्धि यही है कि खुद को आप लोगों ने ईमानदार बताया है और दूसरों को बेईमान बताया है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या आप लोग अगर ईमानदारी से कोशिश करते तो लखनऊ में पिछले साल ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए जो ट्रायल हुआ था, जो साई ने ट्रायल किया था, क्या आप लोग एक स्ट्रेंथ नहीं दे सकते थे यूपी से?
अभी इसी कुछ महीने पहले टैलेंट हंट हुआ आगामी एशियन गेम्स के लिए और नेक्स्ट ओलंपिक होने की तैयारी को लेकर के, लखनऊ के साई में हुआ और त्रिवेंद्रम के साई में भी हुआ। तो क्या एक अच्छा मौका उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए नहीं बन सकता था? आप लोगों का क्या रोल रहा? क्या आप लोग एक मौका नहीं बना सकते थे एक व्यापक रूप से खिलाड़ियों को मौका देने के लिए? कितने खिलाड़ियों को, कितने कोचेज को आप लोगों ने मोटिवेट किया कि ये पैरामीटर होगा कि तुम्हारे कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं आपकी काबिलियत जज करने का। लेकिन आप काबिलियत जज करने का जो पैरामीटर होता है उसको, कलर बेल्ट टेस्ट कितने कराए, रेफरी सेमिनार हो रहे हैं तो कितना स्ट्रेंथ ला रहा है, कौन कितना व्यापारिक रूप से आपको फायदा ले रहा है, बस उसी के आधार पे आप उसका मेरिट और डिमेरिट तय करते हैं। उसी के आधार पे आप उसकी काबिलियत का सर्टिफिकेट उसे देते हैं। इसके आगे कहानी कब बढ़ेगी, मेरा सवाल यही है। और मेरा सवाल उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो से जुड़े हुए सभी लोगों से भी है कि ऐसा कब तक चलेगा? कब तक इस तरीके से जो है कि रिपोर्ट कार्ड बनती रहेगी, ये खर्चे बनते रहेंगे, वेलफेयर के नाम पे पैसा खर्चा होगा, लेकिन एक खिलाड़ी के पासपोर्ट के लिए पैसा नहीं खर्चा होगा? ये कब तक चलता रहेगा? ये सभी को सवाल पूछने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि ये सवाल तो सभी लोग पूछ सकते हैं और मुझे ये भी लगता है कि इसका आंसर देने में कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए कि ब्लैक बेल्ट इतनी अधिक फीस क्यों है। आप सभी लोग इक्विप्ड हैं खेल के लिए, आप लोग बहुत सारा त्याग करते हैं, बहुत सारा बलिदान देते हैं, जैसा आप लोग बताते हैं कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, खेल को प्रमोट करने के लिए। तो अगर जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी सभी खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करके उनको इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करा सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? पिछले साल तो हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया, आप लोगों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। आपकी स्पोर्ट्समैनशिप तो इतनी खराब है कि पूरे देश से पूरे देश से एक ही मेडल आया और हमारे यूपी से आया, वाराणसी से आया, आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप लोग ये कह सकते हैं कि मुझे हमें पता ही नहीं। तो हमें आपको पता नहीं तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड ताइक्वांडो के ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करके मेडल लेकर आना जो ओपन नहीं है, सब लोग नहीं खेल सकते। ये G6 रैंकिंग इवेंट था, उसके के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड था, सभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इतनी बड़ी उपलब्धि पर भी आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और अगर कुछ चल रहा है तो सिर्फ व्यापारिक तरीके से चैंपियनशिप चल रही है, व्यापारिक तरीके से कलर बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और सेमिनार और न जाने क्या क्या, वो आप लोग जानते होंगे बेहतर तरीके से। ये हाई टाइम है कि आप लोग अपनी नीतियों में बदलाव करें, अदरवाइज जो मैं लगातार आप लोगों के एकता के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा सिस्टम बने, सब लोग एक हो जाएं। मुझे लगता है फिर सभी लोगों को मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी कि आप में से कोई भी सिस्टम में ना रहे और एक नया सिस्टम बने जिसमें कुछ तो भला हो सके प्लेयर्स का। पिछले साल का इतिहास सभी के सामने है। कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है उसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक साल पहले यूनाइटेड यूपीटीए का जो प्रपोजल था, खिलाड़ियों के हित में, खेल के हित में कुछ प्रयास करने के लिए आप में से कोई भी एक व्यक्ति आगे नहीं आया। चार के चारों यूपीटीए अपनी अपनी जगह पे बैठे थे, मीटिंग में जरूर आए और ये सभी लोगों ने डायलॉग बहुत बढ़िया मारा कि हम खिलाड़ियों के लिए जुटे हैं, खिलाड़ियों के लिए जो भी हो सकेगा हम करेंगे। और बहुत सारे वादा, और वादा के अलावा और कोई काम तो नहीं हो पाया और कोई उपलब्धि नहीं ले पाए। और आज भी इंतजार है। खैर, हमारे ही लखनऊ से एक शानदार खिलाड़ी रही, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी श्रीमती संध्या भारती जी, जिन्होंने अभी पैरा ओलंपिक में एज अ कोच गई। कितनी बड़ी प्राउड की बात है। आप लोगों ने क्या उनसे मीटिंग की, क्या आपने बैठक किया कि हम पैरा एथलीट्स को प्रमोट कर सके? आपका क्या प्लान है पैरा गेम को लेकर के? पैरा तो छोड़िए, आज तक कभी पैरा हुआ ही नहीं। पुमसे की बात कर लेते, पुमसे एशियन गेम्स में आ चुका है, अब टैलेंट भी है, प्रूवन टैलेंट है। और एक जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी, अगर एक छोटा सा जनपद, एक जिला अगर इतना टैलेंट प्रोड्यूस कर सकता है, और तो आप लोग भी एक पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, आप लोग भी कई सारे टैलेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपकी क्या रोड मैप है, आपका क्या प्लानिंग है ख्योरगी में, पुमसे में, लखनऊ में ही? साई सेंटर के जो डायरेक्टर हैं संजय सारस्वत सर, तो संजय सारस्वत सर तो बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। और साई सेंटर में अभी से टैलेंट हंट हो रहा है, आगामी ओलंपिक के लिए तैयारी हो रही है, एशियन गेम्स के लिए तैयारी हो रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जरा लोगों को बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं?
या आप अभी भी सिर्फ कह रहे हैं कि कलर बेल्ट कराओ, ब्लैक बेल्ट कराओ, रेशनल रेफरी सेमिनार करो, हमारा काम है प्रदेश का चैंपियनशिप करा लेना, प्रदेश स्तर का इवेंट करा लेना, और प्रदेश स्तर के इवेंट के बाद जो है कि बाकी फिर कोर्ट कचहरी और तमाम सारे जो है कि बहाना जो है उस पे डाल देना, जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। सभी के पास एक उदाहरण है, 13 वर्षीय नीरज चोपड़ा पहली बार जेवलिन हाथ में पकड़ते हैं 13 साल की उम्र में, और 23 साल की उम्र में देश के लिए ओलंपिक गोल्ड जीत लेते हैं। क्या आप लोग ऐसा माहौल बनाने के लिए तैयार हैं? आपके पास कोई रोड मैप है कि नीरज चोपड़ा जैसा अगर खिलाड़ी हमारे पास आए तो 10 साल में आप दे पाएंगे? 2014 से लेकर के 22, यानी कि 8 साल हो गए। 8 साल में क्या उपलब्धि है आप लोगों की? एक खिलाड़ी कोई मिला आप लोगों को जिसको आप लोगों ने सपोर्ट किया हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो भी सुख सुविधा की जरूरत हो आप लोगों ने दिया हो तो बता दीजिए। कोई एक खिलाड़ी, आप चारों लोग, चारों यूपीटी है, कोई एक रेफरी बता दीजिए। हर साल आप लोग रेफरी सेमिनार कराते हैं धड़ल्ले से, रेफरी सेमिनार 2,500 रुपए फीस लेते हैं, कोई फूड, कोई अकोमोडेशन, कोई फैसिलिटी नहीं देते। एक रेफरी बता दीजिए जिसको आप लोगों ने प्रमोट किया हो, आप लोगों ने सपोर्ट किया हो उसको इंटरनेशनल रेफरी बनने के लिए, आप लोगों ने स्पॉन्सर किया हो, आपने मदद किया हो। कोई एक रेफरी बता दीजिए। कुछ पैसे लेने के अलावा, मतलब मैं कुछ पैसे, क्या बहुत सारे पैसे आप लोग लेते हैं, पैसे लेने के अलावा कभी पैसे दिए हैं आपने किसी कोच को, किसी प्लेयर को? 2014 से 4-4 यूपीटी चल रहा है खिलाड़ियों का, खेल का भला करने के लिए। तो जो भी भला किया हो आप लोगों के लिए बताएं। और आपका रोड मैप जो है, मुझे लगता है ये सही सवाल है जो सबको पूछना चाहिए, जितने भी लोग हैं ताइक्वांडो से जुड़े हुए, कि उत्तर प्रदेश के जो लीडर्स हैं उनका क्या रोड मैप है। क्या अब वो आगामी एशियन गेम्स के लिए, क्या वो आगामी ओलंपिक के लिए टीम को तैयार करने के लिए कुछ सोच भी रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ उनकी नीति ब्लैक बेल्ट, कलर बेल्ट यही तक सीमित है? तो ये रास्ता बताना बहुत जरूरी है, और ये नियत भी साफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कहते हैं कि हम तो अपना बहुत कुछ गवा करके जो है कि ताइक्वांडो में बस हम अपना समय दे रहे हैं, लेकिन शायद अगर मेरी जानकारी सही है तो अपने ही घर में ऑफिस खोल करके, अपने ही घर में ऑफिस खोल करके किराया ले लेते हैं आप। तो ये कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं ताइक्वांडो में। तो आप खेल के भला करने के लिए आप लोग अलग अलग 4-4 यूपीटीए बना करके हैं, या अपना भला करने के लिए? ये सभी को सोचने की जरूरत है, और सभी को सवाल करने की जरूरत है, खुद से भी और आप लोगों से भी। और आगामी जो भी आपका प्लान है उसको डेफिनेटली शेयर करिए, क्योंकि एक जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी ने करके दिखा दिया है, एक छोटी सी जिला संस्था ने करके दिखा दिया है। और ये मैसेज है आप लोगों के लिए। अब ये भी बहाना नहीं कर सकते कि टैलेंट नहीं है और किया नहीं जा सकता है। जितनी मेरी उम्र है उससे अधिक समय से आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उससे अधिक समय से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। आपके पास ज्यादा अनुभव है। जब आप करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे से 10 गुना ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, 10 गुना बेहतर, ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी मेरा फिर से सेम है कि क्या अंतर है आप में और ये जो 21 संस्थाओं के नाम जो है कि जारी किया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा, आप लोगों में और सभी लोगों में क्या अंतर है? 2004-5 का क्या चंदा फिर से लगाना पड़ेगा, या उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन आत्मनिर्भर बनेगा खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, कोच को सपोर्ट करने के लिए? इसके अलावा भी मुझे कुछ मुद्दों को बहुत इम्पोर्टेंट रूप से कई बार जो मैंने इसमें पिच किया वो यही था कि उत्तर प्रदेश में ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए इंडियन टीम का सिलेक्शन ट्रायल हुआ, उत्तर प्रदेश एसोसिएशन का कोई भी खिलाड़ी वहां पर नहीं था। आप लोग अलग हुए खेल का भला करने के लिए। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, और सभी को जवाब दीजिए कि एक खिलाड़ी भी आप क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए जो उस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करता, ताकि वो सिलेक्शन ट्रायल तो कम से कम दे पाता। सेलेक्ट होना ना होना वो अलग बात है, वो तो देश का सिलेक्शन है, जो बेस्ट होगा देश के लिए उसी को सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक भी खिलाड़ी क्या क्वालिफाइड था? 2014 से तो चार सब लोग चल रहे हैं, 6 साल आप लोगों के पास सफिशिएंट समय नहीं मिले, 5 साल सफिशिएंट नहीं मिले कि एटलीस्ट एक क्वालिफिकेशन, मैं बाहर इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जो हमारे ही देश में सिलेक्शन ट्रायल हुआ, हमारे प्रदेश में सिलेक्शन ट्रायल हुआ, उसमें आपके एसोसिएशन से क्या कोई एक खिलाड़ी था जो क्वालिफाइड था? टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट ऑलरेडी प्रूवन है, सबके सामने है। और क्या कोई नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी अगर आता है तो उसे उसका न्याय मिलेगा? ये सभी को सोचने और समझने की जरूरत है, और सभी को ये पूछने की भी जरूरत है कि उनके लिए क्या है। क्योंकि
आप ही लोगों की रिपोर्ट है। ये 20-20 लाख रुपए का रिपोर्ट आप ही लोगों का है। 23,09,525 रुपया खर्चा हुआ, ये वो, ये आप ही लोगों का रिपोर्ट है। तो आप लोग, पैसे की तो कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन में पैसे की कमी नहीं है, सभी समझ चुके हैं इस बात को। अब ये छुपी हुई बात कोई नहीं रह गई है। अब कमी है तो नियत की कमी है, और सही मार्गदर्शन की कमी है, और सही रास्ते पे चलने की कमी है। तो क्या आप सही रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं? इस वर्ष 2022 में भी कैलेंडर जारी हो चुका है। क्या आप एक टीम बनाएंगे जो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगी और प्रदेश के लिए मेडल जीत करके आएगी? बहुत बहुत धन्यवाद।